मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नई अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इस अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं था। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों व अवधारणाओं का जन्म हुआ। इन अवधारणाओं में से एक अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना पर आधारित है और यह अवधारणा राजनीतिक विकास व पाश्चात्यकरण से बिल्कुल भिन्न है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अपनी विशेष पहचान है। आधुनिकीकरण की धारणा एक बहुत व्यापक और विशाल धारणा है। इसका संबंध जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से है। यह राजनीतिक व्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र सभी से संबंधित है। विकासशील देशों के संदर्भ में यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम है। यह प्राचीन से नवीनता की और समाज का प्रस्थान है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। पर्यावरण एवं प्रकृति पर बढ़ता हुआ नियंत्रण, तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, बढ़ती जनसहभागिता, बढ़ती राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय, संचार साधनों का विकास, सामाजिक गतिशीलता, समानता के सिद्धांत का विकास तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा आदि आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेंगर ने विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण का नाम दिया है। सिमलर ने किसी राज्य की आर्थिक उन्नति को ही आधुनिकीकरण माना है। हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण एक बहुदलीय प्रक्रिया है जो मानव की गतिविधियों व विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। क्लॉड वेल्च के अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और जिसका उद्देश्य आधुनिक समाज की स्थापना कहा जा सकता है। आधुनिकीकरण की परिभाषाएं। राजनीतिक विचारक क्लॉड गेल्ब के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है तथा आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है। कोलमैन के अनुसार नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि करके जनसंचार के साधनों का विस्तार करना ही आधुनिकीकरण के अंतर्गत हैं। आई जेम्स रेड के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण वह है जिसमें राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विविधीकरण तथा केंद्रीयकरण और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है। एडवर्ड सिल्स ने समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जो इतनी शक्ति हो कि वह हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान कर सकें। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ व परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि विशेष लक्षणों वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकृत कहा जा सकता है। लुसियन पाई ने राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण तथा विशेषीकरण, समानता, राजनीतिक प्रक्रिया का लौकिकीकरण तथा परिवर्तन की क्षमता से युक्त राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक माना है। आइजेंस टेड ने भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की अलग विशेषता बताई है। उनकी दृष्टि में राजनीतिक व्यक्ति, कार्यों और संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभिन्नीकरण तथा केंद्रीयकृत एवं एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास, केंद्रीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का विस्तार तथा उनकी सभी सामाजिक क्षेत्रों में क्रमिक व्याप्ति समाज की अंतर्निहित शक्ति का अधिक समूह
तथा वयस्क नागरिकों में फैलाव आदि राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषताएं हो सकती हैं। कार्ल ड्यूस तथा आमंड पावेल ने भी राज्य की लौकिक सत्ता की वृद्धि तथा शक्ति का बढ़ता केंद्रीकरण, संरचनात्मक विभेदीकरण, बढ़ती जनसहभागिता, नवीन सामाजिक संगठक कार्यों का विशेषीकरण, अभिजन वर्ग की उपस्थिति, समान सहभागिता, हित समूहों व राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक मांगों का हित स्वरूपण को ही राजनीतिक आधुनिकरण विशेषताएं बताया है। इसी तरह रॉबर्ट ई बार्ड तथा डी.ए. रस्तोव ने भी अत्यधिक विभेदीकृत शासकीय संगठन, शासकीय संरचनाओं में एकीकरण व सामंजस्य, धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया, व्यक्ति की अति विस्तृत निष्ठा, राजनीति में जनसाधारण की सक्रिय सहभागिता, समानता का सिद्धांत तथा समता व योग्यताओं के आधार पर भूमिकाओं का वितरण को राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषता माना है। इन सभी विद्वानों की बातों को ध्यान में रखकर राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषता निम्नलिखित हो सकती हैं। नंबर 1, शक्तियों का केंद्रीकरण। राजनीतिक आधुनिकरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सारी शक्तियाँ एक राज्य या व्यवस्था में केंद्रित होने लग जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था ही अधिकाधिक शक्तियों को नियामक व नियंत्रक बनाने लग जाती है। इसका प्रमुख कारण तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव, संचार साधनों का विकास तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकता का बढ़ना है। इसमें व्यक्ति के जीवन का राजनीतिक पक्ष सर्वोपरिता की तरफ बढ़ना स्वाभाविक ही है। ऐसी परिस्थितियां आधुनिकरण के सर्वदा अनुकूल होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसमें तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण के रहते हुए भी राजनीतिक शक्ति ही महत्वपूर्ण और अन्य समस्त प्रकार की आर्थिक व सामाजिक शक्तियाँ की नियामक व संचालक बनी रहती हैं। नंबर 2, समाज में राज्य की अधिकाधिक पहुँच। आधुनिक युग पुलिस राज्य का न होकर लोक कल्याणकारी राज्यों का है। यातायात व संचार के साधनों ने राज्य की सकारात्मक भूमिका में वृद्धि की है। आज सरकार जन कल्याण में अधिक रुचि लेने लगी है। आज सरकार का कार्य जनता से लेना ही नहीं बल्कि उसे कुछ देना भी है। जब सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होती है तभी आधुनिकरण की स्थिति मानी जाती है। लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सरकारें ही राजनीतिक आधुनिकरण का प्रतिबिंब है। आज यह माना जाने लगा है कि आज का राज्य या सरकार की पहुंच जनता तक संभव भी है और ज़रूरी भी है। लोक कल्याणकारी राज्यों के विचार ने आज सरकार के कार्यों को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसका समाज में प्रवेशन होने लगा है। आज सरकार व राज्य वही कार्य करते हैं जो जनता मांग करती है। आज की सरकारें जन सरकारें हैं और वे जन इच्छा की ही प्रतिनिधित्व मानी जाती हैं। संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप सरकार की गतिविधियों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसी कारण सरकार व राज्य समाज में अपनी इतनी अधिक पहुंच बनाने में कामयाब हो चुके हैं कि मनुष्य का संपूर्ण सामाजिक व आर्थिक जीवन भी राजनीतिक शक्ति व सत्ता द्वारा संचालित होने लगा है। यह आधुनिकरण की प्रमुख निशानी है। नंबर 3, केंद्र और परिसर के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया। आधुनिक राजनीतिक समाज में केंद्र और परिसर की अंतःक्रिया बहुत बढ़ने लगी हैं। इस बढ़ती हुई अंतःक्रिया का अर्थ यह है कि राजनीतिक शक्ति में विभिन्न केंद्र आपस में इतने अधिक अंतःक्रियाशील हो जाते हैं कि दोनों स्तर के केंद्र निरंतर संप्रेषण के माध्यम से जुड़ जाते हैं। अगर इसको हम राजनीतिक आधुनिकरण के प्रथम लक्षण राज्य में शक्ति का केंद्रीयकरण से संबंधित करके देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक आधुनिकरण दो तरफा चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर केंद्र का अर्थ तो राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर का अर्थ समाज से है।
केंद्र तथा परिषद अथवा राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज से है। केंद्र तथा परिषद अथवा राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज में इस अंतःक्रिया या पारस्परिकता को बढ़ाने के राजनीतिक दलों, हित समूहों तथा नौकरशाही का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बढ़ती हुई पारस्परिकता वाला समाज व राजनीतिक व्यवस्था आधुनिकीकरण की निशानी है। नंबर 4, सत्ता का स्थानांतरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्यवस्था में सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल होने लगते हैं और उनका स्थान नए स्रोत लेने लगते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सत्ताओं का स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है। प्राचीन समाज में राजनीतिक सत्ता के स्रोत राजा महाराजा, कबीलों के मुखिया, धार्मिक नेता व पारिवारिक समूह थे और वे ही जनता की आस्था का केंद्र थे। लेकिन सभी नवोदित राष्ट्रों में स्वतंत्रता के बाद से स्रोत निर्बल होने लगे और उनके स्थान पर नई राजनीतिक सत्ता के प्रति हो गई, क्योंकि इसका स्वरूप अधिक से अधिक कल्याणकारी दिखाई देने लगा। हंटिंगटन ने लिखा है, आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक व जातीय सत्ताओं की जगह एक लौकिककृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा ले लिया जाता है। अतः सत्ता का स्थानांतरण भी आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 5, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण भी होना आवश्यक माना जाता है। विकासशील देशों में विभिन्नीकरण की समस्या तो नहीं है, लेकिन विशेषीकरण की समस्या जरूर है। इसी कारण विकासशील देश संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं। वे निरंतर आधुनिक समाज की तरफ बढ़ने को प्रयासरत हैं। आज सरकार का स्वरूप कल्याणकारी होने के कारण सरकारों के कार्यों में आई जटिलता के लिए विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण का होना अपरिहार्य माने जाने लगा है। संस्थाओं के विभेदीकरण व विशेषीकरण के बिना सरकारों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना कठिन काम है। विभेदीकरण और विशेषीकरण का साथ साथ होना भी उतना ही आवश्यक है जितना इनका राजनीतिक व्यवस्था में अस्तित्ववान होना। भारत जैसे देशों में विशेषीकरण व विभिन्नीकरण के टूटे हुए मेल के कारण ही आधुनिकता की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण व विशेषीकरण एक साथ होना आवश्यक है। नंबर 6, बढ़ती राजनीतिक जनसहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जनता को राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता के अवसर कहाँ तक प्राप्त हैं। सर्वसाधारण की राजनीतिक सहभागिता के बिना आधुनिकीकरण की बात करना निरर्थक है। विकासशील देशों में जन सहभागिता के अवसर तो जनता को प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन जनता प्राय इस काम में उदासीन ही दिखाती है। लोग राजनीति के प्रति इस सीमा तक लगाव नहीं रखते जितना आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। जन परियोजनाओं के बिना राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था लाभों का वितरण समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन जन सहभागिता के अभाव में वे लक्ष्य धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ देशों में लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता इस सीमा तक पहुंच जाती है कि उससे राजनीतिक व्यवस्था को पतन की तरफ धकेला जाने लगता है। भारत में मताधिकार की व्यवस्था द्वारा जन सहभागिता का होना आवश्यक है, जो अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए राजनीतिक व्यवस्था के विकास में योगदान दें। विकासशील देशों में रहने वाले राजनीतिक स्थायित्व का यही कारण है कि जनता राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। यदि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति के प्रति उदासीन रहेगा तो निष्क्रिय जन सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था को पतन के गर्त में धकेलने वाली हो सकती है। इसलिए राजनीतिक
आधुनिकरण लाने व राजनीतिक व्यवस्था को विघटन से बचाने के लिए जनता की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति प्रबुद्ध निष्ठा का होना अनिवार्य है। प्रबुद्ध जनसहभागिता के बिना राजनीतिक आधुनिकरण संभव नहीं है। नंबर 7, जनता का राजनीतिक व्यवस्था से निर्बाध लगाव। राजनीतिक आधुनिकरण के लिए लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव का होना जरूरी है। जिन देशों में जनता अपने राष्ट्रीय फर्ज के प्रति उदासीन है, वहाँ पर कभी आधुनिकरण नहीं आ सकता। राष्ट्रीय अभिज्ञान और राष्ट्रीयता के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था का विकास कभी नहीं हो सकता। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनापन लाकर ही राजनीतिक व्यवस्था का विकास संभव है। इसके लिए व्यक्तियों की सोच को बदलना जरूरी है। इसके बिना व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के बिना न तो निष्ठा आ सकती है और न ही राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सकता है। जब राजनीतिक व्यवस्था में सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय अभिज्ञान व राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर चलते हैं, तो उसमें एक ऐसी बाध्यकारी धारा प्रभावित होने लगती है कि राजनीतिक व्यवस्था स्वतः ही आधुनिकरण की तरफ बढ़ने लगती है। नंबर 8, व्यापक स्तर पर आधारित नौकरशाही। आधुनिकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही का व्यापक स्तर होना भी जरूरी है। आज राजनीतिक व्यवस्था में सरकारों के कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि होती जा रही है कि सीमित आधार वाली नौकरशाही द्वारा उन्हें पूरा करना असंभव है। नए दायित्वों को सरकार के पास आ जाने से अनेक देशों में अधिक से अधिक लोक सेवकों की भर्ती की जाने लगी है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है ताकि इसका आधार व्यापक बना रहे। लेकिन भारत जैसे देशों में नौकरशाही का आधार उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जो आधुनिकरण के लिए आवश्यक है। आज भारत में नौकरशाही की निरंतरता, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, 2/3 नौकरशाहियों का ऊपर के तबके से होना इसकी व्यापक आधार में बाधा दर्शाता है। अतः नौकरशाही का व्यापक आधार ही आधुनिकरण की प्रमुख पहचान है। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी राजनीतिक आधुनिकरण की कुछ अन्य विशेषताएं हो सकती हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, समानता का सिद्धांत आदि को भी राजनीतिक आधुनिकरण के लिए आवश्यक माना जा सकता है। जिस समाज में राजनीतिक निर्णय तर्क वितर्क के आधार पर लिए जाते हैं और धर्म के प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाता है, वह राजनीतिक समाज सदैव ही आधुनिक समाज माना जाता है। इसी तरह कानून के सामने समानता, नागरिक स्वतंत्रताएं व समानता का अधिकार वाली राजनीतिक व्यवस्था भी आधुनिक ही होती हैं। राजनीतिक आधुनिकरण की उपरोक्त सभी विशेषताओं को 3 विशेषताओं में समेटा जा सकता है। नंबर 1, बुद्धिसंगत या तर्कपूर्ण सत्ता। नंबर 2, विभेदीकृत राजनीतिक संरचना तथा नंबर 3, राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अनेक अभिकरणों, माध्यमों व बलों का योगदान निहित है। इन सभी की सूची देना कठिन है क्योंकि ये तत्व प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग भूमिका अदा करते हैं। इनका संबंध राजनीतिक व्यवस्था के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पक्षों से भी होता है। एक जैसी शासन प्रणाली होने के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था 2 अलग अलग देशों में अलग अलग दिशा में राजनीतिक आधुनिकरण की तरफ भी जा सकती है। इसके लिए राजनीतिक आधुनिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व ही उत्तरदायी हैं। ये तत्व हैं, नंबर 1, राजनीतिक संरचनाएं। राजनीतिक संरचनाएं भी राजनीतिक आधुनिकरण को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जिन राजनीतिक संरचनाओं का स्वरूप परंपरावादी होता है, वहाँ राजनीतिक आधुनिकरण की गति धीमी रहती है। नेपाल में परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं के कारण ही वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकरण की गति धीमी है। इसके विपरीत भारत में राजनीतिक संरचनाओं की नवीन प्रकृति आधुनिकरण की दिशा में राजनीतिक व्यवस्था को ले जा रही है। भूटान तथा मध्यम वर्ग देशों में पाया जाने वाला राजनीतिक संरचनाओं का परंपरागत रूप
आज भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में बाधक है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं और बंधनों से जकड़ी हो, वहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देर से आती है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में इसका अभाव होने के कारण वहाँ तीव्रता से राजनीतिक आधुनिकीकरण हुआ है। नंबर 2, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की मात्रा को निर्धारित करती है। पराधीन अडियल प्रकार की संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिकरण का मार्ग रोककर उसे आधुनिकता की तरफ जाने से रोकती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव राजनीतिक संस्कृति का ही पड़ता है। परंपरागत संस्कृति वाले देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग अधिक कठिन होता है, क्योंकि जनता परंपरागत नेतृत्व संरचनाओं से चिपकी रहती है। भारत में स्वतंत्रता के समय हिंदू कोड बिल की कुछ व्यवस्थाओं को इस कारण वापस लेना पड़ा क्योंकि जनता उनके पक्ष में नहीं थी। ऐसा पराधीन व परंपरागत राजनीतिक संस्कृति के कारण ही हुआ। इसलिए राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण नियामक माना जाता है। नंबर 3, ऐतिहासिक काल नियति। राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐतिहासिक काल नियति के संदर्भ में भी संभव हो सकता है। किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को इतिहास की काल नियति से अलग करके देखना असंभव है। किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय होता है। उस समय के विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक व्यवस्था के पतन का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत को स्वतंत्रता 1857 में मिल जाती तो संविधान निर्माता और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता जो 1947 में था। यदि भारत का संविधान 1940 के स्थान पर 1980 में बनाया जाता तो भी परिस्थितियाँ अलग होने के कारण संविधान का स्वरूप अलग ही होता। इसी तरह पंचायती राज अधिनियम 1992 की बजाय 1948 में बनाया होता तो उसका स्वरूप अलग ही प्रकार का होता। इसलिए राष्ट्रीय इतिहास और विश्व इतिहास की धाराओं के समय संदर्भ राजनीतिक संस्थाओं को आधुनिक बनाने के प्रयास में बाधक व सहायक दोनों ही हैं। इतिहास की धारा के से प्रतिकूल जाकर कोई भी परिवर्तन असंभव है। समाजवाद का नष्ट होना उसकी ऐतिहासिक अप्रासंगिकता ही थी। अतः ऐतिहासिक काल नियति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की निर्धारक है। नंबर 4, राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित या अवरोधित करने वाली दोनों होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्व में अभिमुखीकरण पर आधारित है। यदि किसी देश के राजनेता राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत हैं तो वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण को आने से रोका नहीं जा सकता। बांग्लादेश में राष्ट्रीय शेख मुजीबुर रहमान ने राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध तथा संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्ष शासन प्रणाली को अपनाकर अपने आधुनिकीकरण के पक्ष में विचारों का ही परिचय दिया था। पाकिस्तान में 1962 में मोहम्मद अयूब खां द्वारा सैनिक शक्ति के आधार पर सत्ता हथिया लेना और फिर नया संविधान लागू करके चुनाव कराना राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही प्रयास कहा जा सकता है। चीन में माओ त्से तुंग द्वारा सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाना राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही प्रयास था। इसी तरह रूस में लेनिन द्वारा साम्यवादी शासन स्थापित करना राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही प्रयास था। इसके विपरीत आज भी एशिया व अफ्रीका में ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता के कारण ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग अवरोध हो रहा है। आज पाकिस्तान में तानाशाही शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है। इस प्रकार की तानाशाही व्यवस्थाएं कई देशों में हैं। इराक व अफगानिस्तान में सैनिक सत्ता को उखाड़कर नए शासन की स्थापना का ध्येय वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण लाना ही हो सकता है।